हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और 2 दिन हो चुके हैं और आज वीडियो लेके आए आपके लिए। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का हम लेक्चर 5 करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी देर बात कर लेंगे कि जो आपको नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके रिव्यू के बारे में। नो डाउट कि एग्ज़ाम जो था आपका वो थोड़ा सा टफ था। 22, 23, 24 इन ईयर्स से जो एग्ज़ाम था वो डिफरेंट पैटर्न का था बिल्कुल। ठीक है, एनटीए ने किस तरह का पेपर बनाया है पता नहीं, समझ में नहीं आया। मुझे तो नहीं समझ में आया क्योंकि जो पेपर मतलब हाँ, एक टीचर्स को करने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो बच्चों के लिए तो ऑब्वियस है कि वो पेपर जो थोड़ा सा टफ रहा है। बायो की बात करें तो बायो का पेपर काफ़ी लेंदी था। ऑफकोर्स लेंदी था, लेंदी होने की वजह से पेपर टफ था। आउट ऑफ सिलेबस की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके ऐसे आए, उसके बारे में कभी हम जब पढ़ा रहे होंगे ना तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे कि कौन से ऐसे जो 2 क्वेश्चन हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। बाकी अगर हम कहें कि हम कहते हैं ना हमेशा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तो बेटा देखो पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही आया है, लेकिन पेपर का पैटर्न एनसीईआरटी से होने के बाद भी पेपर थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि एक एक लाइन को इस तरह से छान छान के उससे पेपर बनाए गए ना, ऐसा लग रहा है एनटीए ने ना पिछली वाला जो पिछले साल का जो रिवेंज है ना वो ले लिया। तो मुझे लगता है कि आप एक नीट अपियरिंग स्टूडेंट हो, नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पास आउट करना है आपको, तो इतना टफ पेपर बनाने का मतलब समझ में नहीं आता। यू आर अ नीट यूजी स्टूडेंट, नॉट पीजी स्टूडेंट। फिलहाल कुछ कर तो सकते नहीं हैं। हताश और निराश होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो है ना वो आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। तो प्लीज़ डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। ज़िंदगी बहुत से मौके देगी आपको दूसरे एग्ज़ाम देने की। नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए। अभी पूरा 1 ईयर फिर से है, अच्छे से तैयारी करिए। जिनका हो जाता है उनके लिए बहुत 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 अच्छी बात है, जिनका नहीं होता है डिप्रेस नहीं होना है, सिर्फ तैयारी पे फोकस करिए। क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम की तरह लीजिए उसको अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि बहुत से बच्चे ना कभी कभी गलत कदम उठा लेते। प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओनली फोकस योर एम, फोकस योर एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको इतना हावी होने दें अपने ऊपर कि आपकी लाइफ से ज़्यादा आप एग्ज़ाम को अहमियत दे दें। क्योंकि आपकी लाइफ है तो आपके एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ इस तरह से कोई भी, क्योंकि ना मुझे मेरे बहुत से स्टूडेंट मिले हैं जो बहुत डिप्रेस हैं इस समय, तो मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि प्लीज़ लाइफ से बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो प्लीज़ आप फिर से तैयारी करिए, फिर से लाइफ को मौका दीजिए दोबारा एग्ज़ाम देने का। फेलियर कुछ होता नहीं है। फेलियर आप बोलो तो फेलियर तो वो इंसान होता है जिसने कोशिश ही नहीं करी। मेरे से ज़्यादा फेलियर कोई नहीं है बेटा। मैंने इतने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए, इतने मेंस तक पहुँची हूँ ना, उसके बाद वापस आए ना तो पीसीएस एंड आईएफएस, क्योंकि मेरा मास्टर्स था बॉटनी से, आईएफएस, रिव्यू ऑफिसर, सब ऑर्डिनेट, जीआईसी मेंस, तो मैं इतनी जगह से वापस हुई ना, तो फेलियर तो कुछ नहीं होता है। फेलियर सिर्फ तब है जब आप अपने दिमाग में ये चीज़ सोच लें कि अब मुझे इसके बाद नहीं करना। आप क्विट कर देते हो, वहाँ आप फेल होते हो। तो क्विट नहीं करो, लगे रहो। सबको नीट मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। इतने लाखों बच्चे फॉर्म डालते हैं, लाखों तो हो नहीं सकते बेटा। हर एग्ज़ाम का ये रूल ही है, क्योंकि इतने सारे लोग जाते हैं ना, तो ज़रूरी तो है नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन के ही लौट जाएगा। ज़िंदगी में कुछ और भी मंजिलें हैं। आप अपने फोकस करिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, गिव अप नहीं करिए जल्दी। इतने जल्दी अगर गिव अप कर देते हैं तो वहाँ फेलियर हो जाते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप फेलियर नहीं हैं। ओके, फेलियर वहाँ होते जब हम यहाँ से मान लेते हैं कि अब हमें नहीं देना, हम कुछ कर नहीं सकते, मेरा क्या होगा। सबके लिए सब कुछ होता है और सबके रास्ते तय हैं। ठीक है, मंजिल भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको फिर से परिश्रम करना पड़ेगा, फिर से लगना पड़ेगा। सो डोंट डिप्रेस, बिकॉज आप तो नीट के स्टूडेंट हो। ऑलरेडी आपको पता है कि भाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दैट्स पढ़ाई, पढ़ाई करो, होगा। ठीक है, तो ये वीडियो का मकसद इतना था कि मुझे आपसे बातचीत करनी थी। 2 दिन हो चुके हैं नीट के एग्ज़ाम को। बाकी जो भी क्वेश्चंस आए हैं
वो हम जब जो भी टॉपिक पढ़ा रहे होंगे ना, मुझे जो याद आता जाएगा कि 25 में ये क्वेश्चन आया है, ऐसा आया है, वो भी बीच बीच में डिस्कस होता रहेंगे। बाकी मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि देखो, मैं टॉपिक वाइज भी बना सकती हूँ कि किसी भी चैप्टर का एक टॉपिक उठा लो और आपको उसको 20 से लेक्चर डाल दो। मेरे लिए ना ये सीरीज़ लाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ना कंटिन्यूटी बनानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मुझे 1 ईयर से ज़्यादा हो गया यूट्यूब पे, बट कंटिन्यू मैं अगर इस तरह से सीरीज़ बना रही हूँ ना कि आपका कुछ भी स्किप नहीं हो, तो वो इसलिए कि बीच से पढ़ाना मुझे समझ में नहीं आता है। मैं बीच से कोई टॉपिक उठा लूँ, मान लो मैंने स्केलेटल मसल उठा लिया, या आपका कोई भी बोन हो, कुछ भी हो, लोकोमोशन की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं बीच से कोई टॉपिक उठा के आपको पढ़ाने लगूँ, तो आपका अगर पिछला नहीं आता है तो आप उसको कैसे करोगे। हो सकता है मेरे वीडियो बोरिंग भी लगते हो, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में आप किसी से क्या ही मजाक करोगे, मैं कितना मनोरंजन कर सकती हूँ। 10 या 12 मिनट का मैं वीडियो लेके आती हूँ, तो प्लीज़ उसको ना सीरियसली थोड़ी देर पढ़ लिया करो, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो। ज़रूरी नहीं कि क्लास में हंसी मजाक हो, या शायरी करूँ मैं, या गाना गाऊँ तभी मेरा वीडियो देखो, या तभी वो वीडियो कोई वायरल हो जाए। कि मैंने अभी तक सोचा ही नहीं वायरल के बारे में कि कोई वीडियो मेरा वायरल होगा या नहीं होगा। मैं बस पढ़ा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बाकी ऑनलाइन मुझे पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, कौन कितना सीरियसली पढ़ रहा है, ये भी नहीं पता है। लेकिन मैं बना रही हूँ वीडियो कि मुझे पसंद है, कभी तो रिस्पॉन्स आएगा ना। तो जैसे मैंने हार नहीं मानी है, तो प्लीज़ आप भी हार नहीं मानिए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, और मैं आपके लिए ऐसे सीरीज़ लाती रहूँगी। चलिए, तो लेक्चर 5, जैसे कि लेक्चर आपको पता होगा, लेक्चर 4 जो था उसमें हमने पढ़ा था कि थिन फिलामेंट के बारे में, विच इज़ एक्टिन, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थिक फिलामेंट। दे इज ऑल्सो आर अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हमने बात करी थी कि 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, दैट वाज थिक एंड थिन, विच इज एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। मायोसिन ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दिस इज अ पॉलीमर। एक्टिन की तरह ये भी पॉलीमर है, और इसका जो मोनोमर है वो है मीरोमायोसिन, ठीक है। मीरोमायोसिन के कई सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो मिल जाते हैं, गेट टुगेदर हो जाते हैं, और वो बनाते हैं मायोसिन, ठीक है। अब अगर हमें आपको मायोसिन समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा मीरोमायोसिन। और ये आपको पता है कि जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो आपकी जो एम लाइन होती है मसल सेल में, उससे अटैच होता है, ठीक है। एम लाइन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। एम लाइन इज अ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन विच इज अ मेड ऑफ क्या, मीरोमाइसिन, ठीक है। मायोमिसिन नाम की प्रोटीन से जो है वो एम लाइन बनती है। मायोमिसिन नाम के प्रोटीन से एम लाइन बनी होती है, ठीक है। और ये एम लाइन है, ये क्या करती है, जो मायोसिन है उस फिलामेंट को क्या करती है, कनेक्ट करती है अपने आप से, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मीरोमायोसिन की। व्हाट इज अ मीरोमायोसिन। देखो, मीरोमायोसिन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज अ मोनोमर। 2 इसकी इस तरह से हेड है, और जैसे कि ना पूंछ टेल होती है, इसी तरह से दोनों की जो टेल्स हैं वो टुगेदर गेट हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसको हम बोलेंगे हेड, जहाँ पे दोनों ये जो मीरोमायोसिन के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिंगल है बट 2 यूनिट में रहता है। जैसे कि एक्टिन फिलामेंट है से 2 होते हैं, ईच एक्टिन फिलामेंट हैव अ 2 एफ एक्टिन, यही बात हुई थी। तो इसी तरह से मायोमिन के पास 2 हेड हैं, ठीक है। हेड से नीचे जहाँ पे क्रॉस हो रहा होता है दोनों हेड का, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म, ठीक है। और जो नीचे की तरफ होती है बेटा, दिस इज अ टेल। अब इसके हेड के पास क्या क्या, इसके हेड के पास है एक्टिन बाइंडिंग साइट। इसके हेड के ऊपर एक्टिन की बाइंडिंग साइट लगी रहती है, जहां से ये एक्टिन को जाके पकड़ लेता है इस तरह से। अब एक्टिन को पकड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के, बिना एटीपी के तो कोई चीज़ होनी नहीं है सेल में। तो एटीपी को पकड़ने के लिए, इसको एक्टिन को ग्रैब करने के लिए, एक्टिन बाइंडिंग साइट के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पे हेड एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पे एटीपी एज एक्टिविटी चलती रहती है। एटीपी एज मतलब एक्टिविटी का मतलब है, एटीपी एज एक्टिविटी का मतलब है दीज आर एटीपी, ठीक है। व्हेन जब
ये ब्रेक होता है तो ये कैसे टूटेगा, डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, ये फॉस्फेट जो है वो इसको एनर्जी देगा, डाइफॉस्फेट जो फिर से जाके किसी दूसरे एटीपी से जुड़ जाएगा, दूसरे फॉस्फेट से जुड़ जाएगा, फिर एटीपी बनता है। तो सेल में ये प्रोसेस चलता रहता है कि एटीपी टूटेगा एडीपी प्लस फॉस्फेट में, फॉस्फेट जो होता है एनर्जी देता है, डाइफॉस्फेट फिर से किसी फॉस्फेट पे जाके ट्राई फॉस्फेट बनाने लगता है। तो एटीपी एज का मतलब यही है कि एटीपी का टूटना एडीपी प्लस फॉस्फेट में। तो इसका जो हेड है जहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट है वहाँ पे एटीपी एज एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन टेल होता है, ठीक है। दिस इज अ शॉर्ट आर्म जहाँ पे क्रॉस हो रहा होता है, और इस क्रॉस आर्म को ही, जहाँ पे क्रॉस आर्म वो हो रही होती है, इसको हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। टेल को हम बोलते हैं लो मीरोमायोसिन, ठीक है। हैवी मीरोमायोसिन, exactly myosin is a composed of two subunit which is a one, this upper unit is heavy मीरोमायोसिन and lower unit is low मीरोमायोसिन। तो यहाँ पे इस एम लाइन पे कई सारे मीरोमायोसिन आपस में अपनी जो टेल है उसको ज्वाइंट करते हुए इस तरह से जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि एक्टिन लगा रहता है, यही जो हेड होता है, ये जो हेड होता है यही एक्टिन को ऐसे पकड़ के ग्रैब कर लेता है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज बनना। पर उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे सेल के अंदर किस तरह से न्यूरॉन जो है वो एंटर करते हैं, किस तरह से सिग्नल होते हैं, किस तरह से डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, और किस तरह से कैल्शियम रिलीज होता है और वो माइक्रोफाइब्रल तक पहुंचता है, ठीक है। माइक्रोफाइब्रल के अंदर जो कि एक्टिन एंड मायोसिन है, एक्टिन कैल्शियम के पीछे भाग जाता है और मायोसिन को एक्टिन से मिलने का मौका मिल जाता है। तो दैट वाज अ लेक्चर 5 विच इज ऑल अबाउट थिक फिलामेंट विच इज अ मायोसिन विच इज अ पॉलीमर, और इसका मोनोमर क्वेश्चन ही आ जाएगा विच इज व्हाट इज अ पॉलीमर ऑफ मायोसिन। तो पॉलीमर ऑफ मायोसिन इज अ मीरोमायोसिन। यहाँ से आपका नीट का क्वेश्चन बनता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट पे क्वेश्चन बनता है। हैवी मीरोमायोसिन और लो मीरोमायोसिन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, बट जो शॉर्ट आर्म जहाँ क्रॉस कर रही होती है विच इज अ हैवी मीरोमायोसिन, टेल वाला एरिया जो प्रोसेस होता है वो है आपका लो मीरोमायोसिन, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। तो इसी के साथ आपका थिक फिलामेंट विच इज अ मायोसिन इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तब तक के लिए थैंक यू।